अपने समय में महानतम कवियों में से एक जॉफ्री चौसर, जिन्होंने एक इंग्लिश डायलेक्ट को एक लैंग्वेज के रूप में जन्म दिया, जो इंग्लिश पोइट्री के भी फादर कहे जाते हैं। किस प्रकार से इन्होंने इंग्लिश को एक लैंग्वेज के रूप में पूरे वर्ल्ड में फेमस किया, तो दोस्तों आज की यह स्टोरी इन्हीं के बारे में। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम एज ऑफ चौसर के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। इंग्लैंड की सोशल कंडीशंस कैसी थी, पॉलिटिकल कंडीशंस कैसी थी, रिलीजियस कंडीशंस कैसी थी और इकोनॉमिक कंडीशंस कैसी थी, इन सभी के बारे में हम डिटेल में एक एक करके डिस्क्राइब करने वाले हैं इस वीडियो में। तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, आपको यह वीडियो बहुत ही अच्छी लगेगी और समझ में पूरी तरीके से आएगी दोस्तों। तो चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों अगर हम बात करें जॉफ्री चौसर के बारे में, तो इनका जन्म 1340 ईस्वी में लंदन में हुआ था। 1340 ईस्वी में लंदन में हुआ था और 1400 ईस्वी में यानी 60 वर्ष की आयु में इनकी मौत हो चुकी थी। तो इसी एज को हम लोग एज ऑफ चौसर के नाम से भी जानते हैं। एज ऑफ चौसर की जो शुरुआत होती है वो 1340 ईस्वी से 1400 ईस्वी के बीच तक की होती है। इनके पिता शराब के व्यापारी थे दोस्तों, और इन्होंने 17 वर्ष की उम्र में ही जॉफ्री चौसर ने 17 वर्ष के उम्र में ही एडवर्ड थर्ड, जो कि उस समय इंग्लैंड के राजा थे, तो एडवर्ड थर्ड के राजघराने परिवार में इन्होंने नौकरी कर ली थी। जॉफ्री चौसर ने 17 वर्ष की उम्र में ही राजघराने में, जो उस समय के राजा एडवर्ड थर्ड थे, तो उनके ही घराने में इन्होंने नौकरी कर ली थी। और इस प्रकार से इनका पोइटिक करियर बढ़ाने में भी राजघराना का हाथ काफ़ी अहम रहा था। वे इंग्लैंड की आर्मी का हिस्सा भी बन चुके थे दोस्तों, और हमेशा इंग्लैंड का साथ दिया। दोस्तों अगर हम बात करें जॉफ्री चौसर के पोइटिक करियर के बारे में, तो इन्होंने इंग्लिश लैंग्वेज को, जो कि उस समय तक इंग्लिश कोई भाषा थी ही नहीं, फिर भी वह एक केवल लोकल भाषा थी दोस्तों। पहले इंग्लिश जो थी वह एक लोकल भाषा थी, क्षेत्रीय भाषा थी। ज़्यादा लोग इंग्लिश यूज़ नहीं करते थे। जो किसी विशेष क्षेत्र तक ही सीमित रहती थी वो भाषा, उसे हम लोग क्षेत्रीय भाषा कहते हैं। तो इंग्लिश वह एक क्षेत्रीय भाषा थी, उपभाषा जैसे हम कह सकते हैं। लेकिन फिर भी जॉफ्री चौसर ने इंग्लिश को एक बड़े प्रारूप पर फैला दिया था और इंग्लिश को एक भाषा के रूप में पूरे यूरोप में, ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में भी फेमस कर दिया। जॉफ्री चौसर जब राजघराने के परिवार में नौकरी करने लगे, जब राज परिवार में नौकरी करने लगे, तो इनके लिए पोइटिक करियर को बढ़ाना काफ़ी आसान हो गया था दोस्तों। इन्हें कई प्रकार की फैसिलिटीज़ जो कि एक पोइट के लिए आवश्यक होती हैं वो मिलने लगी। दोस्तों जॉफ्री चौसर ने अपने जीवन काल में 3 किंग को बदलते हुए देखा था। जब से उनका जन्म हुआ, जॉफ्री चौसर का जब से जन्म हुआ और जब तक उनकी मृत्यु हुई, इस बीच में उन्होंने 3 राजाओं का कार्यकाल देखा था। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड एंड हेनरी द फोर्थ। एडवर्ड थर्ड, रिचर्ड सेकेंड और हेनरी फोर्थ, इनके कार्यकाल में जॉफ्री चौसर ने काम किया था। पूरे पोएटिक के लिए भी इन्होंने काम किया था दोस्तों। उस समय दोस्तों इंग्लैंड में 7 वर्षीय युद्ध प्रारंभ था। इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों का युद्ध चल रहा था दोस्तों। इसके आगे मैं बताऊंगा कि यह युद्ध किस बेसिस पर आधारित था। तो 100 वर्षों का युद्ध, जिसे हम वॉर ऑफ 100 ईयर्स भी कहते हैं, तो यह 100 वर्षों तक रुक रुक करके चलने वाला युद्ध था फ्रांस और इंग्लैंड के बीच। तो इसी सिलसिले में जॉफ्री चौसर, जो कि इंग्लिश आर्मी के भी एक सेना के रूप में हम कह सकते हैं, तो उन्हें फ्रांस में बंदी बना लिया गया था दोस्तों। फ्रांस के जेल में भी, फ्रांस के कारागार में भी उन्होंने कई दिन बिताए। और यही कारण है कि जॉफ्री चौसर ने वहाँ के रहने वाले पोएट से भी काफ़ी प्रभावित हुए। वहाँ के पोएट से, वहाँ के राइटर से भी काफ़ी प्रभावित हुए। और उन्होंने रोमान डे ला रोज, जिन्होंने फ्रांसीसी पोएट से, फ्रेंच पोएट से प्रभावित होकर के इन्होंने इसकी रचना की है दोस्तों, रोमन डे ला रोज। इसके बाद द बुक ऑफ डचेस, जो कि फ्रांस में रहते हुए ही इन्होंने लिखा था। और यही कारण है कि फ्रांस का भी प्रभाव, फ्रांस की लेखन शैली का भी प्रभाव जॉफ्री चौसर पर पड़ा था दोस्तों।
इसके बाद जब वो जेल से छूटे तो इन्होंने 1372 ईस्वी में, सन 1372 में इंग्लैंड की तरफ से ये किसी बिजनेस के सिलसिले में, कार्य के सिलसिले में इटली भी गए थे। तो जब इटली गए तो यहाँ के फ्रांस कल्चर को बिल्कुल भूल करके अब वो इटली परिवेश में पहुंचकर इटालियन परिवेश में पहुंच चुके थे दोस्तों। और यहाँ के क्लासिकल राइटर्स और यहाँ के राइटर्स जैसे पेट्रार्क, दांते और बोकेसियो इन सब से ये काफ़ी प्रभावित हुए। सबसे ज़्यादा प्रभाव इनका बोकेसियो का पड़ा था। जब वे जॉफ्री चौसर इटली में थे तो बोकेसियो का प्रभाव इन पर बहुत ज़्यादा पड़ा था दोस्तों। इटली में रहते हुए इन्होंने द हाउस ऑफ फेम, द लेजेंड ऑफ गुड वीमेन जैसी कई प्रकार की रचनाएं की थी दोस्तों। ये सब नाम आप याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है आपके लिए। लेकिन जो इनकी अंतिम और सर्वोच्च रचना जिसे हम बोल सकते हैं वो थी कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स दोस्तों ये इनकी अंतिम रचना थी और इसमें इन्होंने किसी भी बाहरी परिवेश को, किसी भी बाहरी चीज़ों का उल्लेख नहीं किया। यह इनकी स्वतंत्र रचना थी जिन्होंने अपने देश में रहते हुए ही इसकी रचना की थी। क्योंकि दोस्तों उस समय ब्लैक डेथ भी आ चुका था सन 1348 में, 1348 में, 1362 में, 1367 में और 1370 में ये रुक रुक करके ब्लैक डेथ आते जा रही थी दोस्तों। और यही कारण है कि बहुत बड़ी संख्या में इंग्लैंड की आबादी कम हो चुकी थी। तो कैंटरबरी टेल्स में जो जॉफ्री चौसर के द्वारा लिखी गई है तो इसमें भी हम ब्लैक डेथ का जिक्र हम लोग देखते हैं दोस्तों। वास्तव में कैंटरबरी टेल्स एक कलेक्शंस है, एक बुक का नाम है और इसके अंदर 24 कहानियाँ हैं। 24 कहानियाँ इसके अंदर है कैंटरबरी टेल्स के अंदर, जिसमें से 20 कंप्लीटेड है और 4 अनकम्प्लीटेड है दोस्तों। तो कैंटरबरी टेल्स जॉफ्री चौसर की अंतिम और सर्वोच्च रचना थी दोस्तों। ये तो बातें हो गई चौसर के बारे में। अगर इसके बाद हम 14th सेंचुरी की रिलीजियस कंडीशंस की बात करें, इस समय की धार्मिक स्थिति की अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ के हालात काफ़ी अच्छे नहीं थे। इस समय चर्च को शक्ति का केंद्र माना जाता था। इस समय लोग चर्च को बहुत अधिक महत्व देते थे, अपने धर्म को बहुत ही ज़्यादा महत्व देते थे। और यही कारण था कि यहाँ के जितने भी पोप थे जो कि कैथोलिक चर्च के हेड माने जाते हैं, तो इनका अत्याचार भी काफ़ी बढ़ गया था दोस्तों। चर्च की जितनी भी सारी शाखाएं थी, अथॉरिटीज़ चलती थी, ये सभी काफ़ी वेल्दी थी, धन के मामले में काफ़ी धनी थी। लेकिन जो चर्च था वह पूरी तरह से करप्शन से, भ्रष्टाचार से भरा हुआ था दोस्तों। क्योंकि यहाँ पर कैथोलिक चर्च की अगर हम बात करें तो यहाँ के पोप जो होते हैं वे लोगों के साथ बुरा व्यवहार करते थे। वे लोगों से ज़बरदस्ती डोनेशंस की मांग करते थे। उनके पास मतलब वे लोगों को बोलते थे कि मेरे पास आपकी आत्मा की शांति करने के लिए मेरे पास शक्ति है। मतलब लोगों को अंधविश्वास में रख करके उनसे पैसा, धन, दौलत ये सब ठगने का काम करते थे। क्योंकि दोस्तों बाइबल जो थी वो लैटिन लैंग्वेज में लिखी गई थी और उस समय बहुत ही पढ़े लिखे लोग ही लैटिन समझ पाते थे। मतलब लैटिन लैंग्वेज को समझना आम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किल था। तो बाइबल में जो चीज़ें लिखी गई थी कि किस प्रकार से धर्म को बढ़ावा देना है या किस प्रकार से अच्छे कर्म को लाना है, ये सब ना करके यहाँ के जो पोप होते थे वे लोगों को अंधविश्वास में रखते थे, उनसे ठगी करते थे। तो इन्हीं सब को देखते हुए जॉन वाइक्लिफ ने एक मूवमेंट शुरू किया। जॉन वाइक्लिफ दोस्तों जो कि इस मूवमेंट के हेड थे, इन्होंने स्टार्ट करी थी। तो इस मूवमेंट का नाम लॉलार्ड मूवमेंट। तो इस मूवमेंट का नाम था दोस्तों लॉलार्ड मूवमेंट, जो कि जॉन वाइक्लिफ के द्वारा स्टार्ट की गई थी। इस मूवमेंट का मेन पर्पस था दोस्तों लोगों को इस अंधविश्वासी दुनिया से छुटकारा दिलाना, चर्च को सुधारना, चर्च में जितने भी करप्शंस हो चुके हैं या हो रहे हैं इन सभी को सुधारना
पोप के अत्याचारों को सुधारना, जो ज़बरदस्ती लोगों के द्वारा डोनेशन लिया जाता था, इन पर रोक लगाना। तो जॉन वाइक्लिफ बेसिकली इसी मूवमेंट से जुड़े हुए थे और इसी मूवमेंट को चला रहे थे। लेकिन इन्होंने बाइबल को, पूरी बाइबल जो कि लैटिन लैंग्वेज में लिखी हुई थी, तो इन्होंने सबसे पहले इसे इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया। इन्हें इंग्लिश लैंग्वेज में कन्वर्ट किया ताकि आम लोग भी समझ पाए कि वास्तव में बाइबल है क्या और किस प्रकार से पोप के द्वारा, यहाँ के कैथोलिक चर्च के पादरियों के द्वारा हमें बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, हमें ठगा जा रहा है। चूँकि कैथोलिक चर्च के जितने भी हेड होते थे, पोप होते थे, वे धर्म के बारे में ही ऐसा बोलते थे। वे बोलते थे कि बाइबल में यही लिखा गया है कि पादरियों के पास लोगों की आत्माओं की मुक्ति करने की शक्ति होती है। बाइबल में ही लिखा गया है कि धर्म के नाम पर चर्च में डोनेशन करना अति आवश्यक है। मतलब ये सब नाम लेकर के वे लोगों से ठगी करते थे। तो जॉन वाइक्लिफ ने पूरे बाइबल को ही इंग्लिश में ट्रांसलेट कर दिया ताकि लोगों के सामने बाइबल की सच्चाई आ सके। तो इस प्रकार से उनके जितने भी साथीगण थे जॉन वाइक्लिफ के, वे सब एक एक करके इस मूवमेंट में जुड़ते गए और कैथोलिक चर्च के भ्रष्टाचारों को खत्म करने का प्रयास करने लगे। लेकिन इस आंदोलन को खत्म करने के लिए यहाँ के राजा के द्वारा कई सारे लोलाडियंस, मतलब जितने भी लोलाड मूवमेंट से जुड़े हुए थे, इन सबको फांसी दिया जाने लगा ताकि यह आंदोलन जल्दी से जल्दी खत्म किया जा सके। लेकिन फिर भी लोलाड मूवमेंट काफ़ी लंबे समय तक जारी रहा। धीरे धीरे यहाँ के पादरी, मतलब यहाँ के पोप, अपनी शक्ति को खोने लगे, लोग अधिक समझदार होने लगे और वे लोग इस पादरियों के ढोंग को समझने लगे। और यही कारण है कि यहाँ के जो पोप थे वे कमज़ोर पड़ने लगे और इस प्रकार से चर्च में भी सुधार होने लगा था। दोस्तों, जॉन वाइक्लिफ की मृत्यु के बाद, जॉन वाइक्लिफ जो कि 1384 में उनकी मृत्यु हो चुकी थी, जॉन वाइक्लिफ के मरने के बाद भी उनके लोगों के द्वारा इस मूवमेंट को जारी रखा गया था। दोस्तों, ये तो हो गई रिलीजियस कंडीशंस इंग्लैंड के बारे में। अगर इसके बाद हम पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें इंग्लैंड की, अगर हम पॉलिटिकल कंडीशंस की बात करें दोस्तों, तो उस समय इंग्लैंड और फ्रांस के बीच 100 वर्षों का युद्ध चल रहा था, जिसे वॉर ऑफ 100 ईयर्स भी हम लोग कहते हैं। और यह युद्ध बेसिकली फ्रांस और इंग्लैंड के बीच फ्रांस की गद्दी के लिए हो रहा था। फ्रांस की गद्दी के लिए यह युद्ध इंग्लैंड और फ्रांस के बीच चल रहा था। दोस्तों, इसमें से इंग्लैंड ने कई बार जीत हासिल की। क्रेसी के युद्ध में, जो कि 1346 में हुआ था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, इसमें भी इंग्लैंड की जीत हुई थी। इसके बाद बैटल ऑफ पोइटर्स, जो कि 1356 में इस युद्ध का प्रारंभ हुआ था, इसमें भी इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। और इसके बाद एगिनकोट, जो कि एगिनकोट का युद्ध हुआ था 1415 ईस्वी में, इसमें भी इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी फ्रांस के ऊपर। तो इस प्रकार से 100 साल चलने वाला युद्ध 116 साल तक लगातार चलता रहा था। मतलब लगातार तो नहीं बोल सकते हैं, रुक रुक करके चलता रहा था दोस्तों, जिसमें क्रेसी में, पोइटर्स में और एगिनकोट में इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। क्रेसी में 1346 ईस्वी में जब युद्ध हुआ था, क्रेसी का युद्ध जिसे हम बोलते हैं, तो इसमें भी इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी। पोइटर्स, बैटल ऑफ पोइटर्स में भी इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी, जो कि 1356 में हुई थी। इसके बाद एगिनकोट में भी, जो कि 1415 ईस्वी में हुआ था यह युद्ध, इसमें भी इंग्लैंड ने जीत हासिल की थी दोस्तों। इसके बाद जो इंग्लैंड और फ्रांस के बीच अंतिम वॉर हुआ था, लास्ट वॉर हुआ था, वह था कोस्टिलोन का युद्ध। कोस्टिलोन, वो था बैटल ऑफ कोस्टिलोन। कोस्टिलोन का युद्ध, जो कि 1453 ईस्वी में हुआ था, 1453 में जो कोस्टिलोन का युद्ध हुआ था, कोस्टिलोन का वॉर हुआ था, यह वॉर लास्ट और यह वॉर आखिरी वॉर था इंग्लैंड और फ्रांस के बीच, जिसमें से इस बार फ्रांस ने इंग्लैंड के ऊपर जीत पाई थी। और दोस्तों, इस समय पूरे
14वीं सेंचुरी के लगभग में 4 बार ब्लैक डेथ, जिसे हम प्लेग की बीमारी भी कह सकते हैं, प्लेग की पेंडेमिक कह सकते हैं, तो ये बार बार आते रहती थी। 1348 में, 1362 में, 1367 में और 1370 में जो प्लेग की बीमारी थी वह आते रहती थी, और इसी कारण से इंग्लैंड की कई बड़ी संख्या में पॉपुलेशन मर गई थी दोस्तों। और इसमें से अधिकतर गरीब तबके के लोग थे, मजदूर किस्म के लोग थे। तो मजदूरों के मरने से यह प्रॉब्लम इंग्लैंड में हो गया था कि मजदूर का दाम बढ़ गया था, क्योंकि मजदूर थे ही नहीं, काफ़ी सारे मजदूर मारे जा चुके थे। और इंग्लैंड और जो फ्रांस का युद्ध हो रहा था, इसमें इंग्लैंड सरकार को काफ़ी खर्चा हो रहा था। इंग्लैंड का जो हम शाही खजाना बोलते हैं वह खाली हो चुका था, तो वह बेसिकली ज़मींदार लोग ही अधिकतर पे करते थे। किसानों से ले करके, जितने भी ज़मींदार लोग थे वो किसानों से ले करके और सरकार को देते थे, ताकि वे इस युद्ध में बने रह पाए। लेकिन इंग्लैंड के पास सरकारी खजाना भी, शाही खजाना भी खाली हो चुका था, और यहाँ के मजदूर वर्ग के लोगों ने भी टैक्स देने से मना कर दिया था। लेकिन फिर भी सरकार के द्वारा लोगों से, खासकर मजदूर तबके के लोगों से, एक वर्ष में 2 बार टैक्स लिया जा रहा था। पोल टैक्स नियम लागू कर दिया गया था, मतलब जितने भी लोग हैं उन सभी लोगों से एक वर्ष में 2-2 बार टैक्स लिया जाने का नियम लागू कर दिया था। और यही कारण है दोस्तों कि इसी कारण से वाइट टेलर के द्वारा 1381 में पीजेंट मूवमेंट को स्टार्ट किया गया था। 1381 ईस्वी में वाइट टेलर के द्वारा सरकार के बढ़ते करप्शन के लिए, सरकार के द्वारा लोगों पर बढ़ते करप्शन के लिए यह मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, पीजेंट मूवमेंट, जो कि 1381 ईस्वी में स्टार्ट किया गया था। लेकिन जल्द ही इस मूवमेंट को रिचर्ड सेकेंड के द्वारा इसे डिसमिस कर दिया गया था दोस्तों। तो कुल मिलाकर के हम 14वीं सेंचुरी की अगर बात करें, एज ऑफ चौसर की बात करें, तो इस समय इस एज में इकोनॉमिक कंडीशंस काफ़ी दयनीय थी, काफ़ी अच्छी नहीं थी दोस्तों। क्योंकि इसका सिंपल सा रीज़न था, बार बार ब्लैक डेथ आना, प्लेग की महामारी, 100 ईयर्स ऑफ वॉर बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड। तो ये सब बड़े सारे एस्पेक्ट्स हैं, ये सब कई ऐसे सारे पहलू हैं जिसके कारण इंग्लैंड में इकोनॉमिक कंडीशंस ख़राब हो गई थी। सरकार के द्वारा ज़बरदस्ती लोगों से पोल टैक्स लिया जा रहा था, लोगों के द्वारा अनाज कम उत्पादन किया जा रहा था, जिसके कारण भी इस समय की इकोनॉमिक कंडीशंस गड़बड़ा गई थी। तो इसके बाद से लोगों ने खुद काम करके, सरकार का काम ना करके, खुद से भेड़ पालना, बकरी पालना, सूअर पालना और भी कई सारे जानवरों को पालना स्टार्ट कर दिया था। उस समय के लोग भेड़ के ऊन को बेच करके अपने कंडीशंस को सुधारने लगे और धीरे धीरे अपने व्यापार को पूरे यूरोप में बढ़ाने लगे। उन्होंने कई देशों के साथ संबंध स्थापित कर लिए थे, बिजनेस के सिलसिले में संबंध स्थापित कर लिए थे, जो उनके लिए पहले अनजान थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं दोस्तों कि जब इंग्लैंड की स्थिति सही नहीं थी, तब यहाँ के लोगों ने भेड़ पालना, सूअर पालना और भी कई प्रकार से ऐसे जानवर पालने लगे और अपना भरण पोषण करने लगे, यूरोप में अपने बिजनेस को बढ़ाने लगे और कई सारे ऐसे देशों के साथ संबंध स्थापित किए जो इनके लिए पहले मतलब नई थी। तो दोस्तों मैंने जहाँ तक हो सके वहाँ तक इसे एज ऑफ चौसर को कवर करने की कोशिश की है। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको काफ़ी समझ में भी आई होगी। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।